दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो उस वक्त की है जब पूरे देश में, या फिर यूं कहूं कि पूरी दुनिया में ही, एक महामारी ने अपना कहर बरसा रखा था। और उस दौरान हम अस्पताल वालों की जिंदगी कुछ इस तरीके से हो रखी थी कि हम लोगों को सांस लेने के लिए भी समय नहीं मिल रहा था। मतलब हम लोग आए दिन अपनी जिंदगी से एक नई जंग लड़ रहे थे। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दरअसल वो बात है कोरोना के टाइम की, जब पूरे देश में कोरोना के बढ़ते हुए नंबरों को देखते हुए लॉकडाउन लगा हुआ था। और मेरे साथ जो डरावनी घटना हुई थी वो उसी दौरान हुई थी जब देश में कोरोना अपने सबसे ज्यादा पिक लेवल पर था। उस दौरान सरकार के द्वारा कई जगहों पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे। पर मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अस्पताल के अलावा दूसरी जगह पर कोरोना के मरीजों के लिए की जाने वाली बेड की व्यवस्था के कारण ही मेरे साथ वो डरावनी घटना होगी। जब कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखकर सरकार ने और भी ज्यादा व्यवस्था करने की बात कही, तो हमारे शहर में जो पुराना अस्पताल था वो काफी लंबे समय से बंद पड़ा था। उसके सिर्फ एक हिस्से में छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का काम चालू था, बाकी का उसका पूरा का पूरा हिस्सा ही बंद पड़ा था। सरकार को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस पूरे के पूरे अस्पताल को ही कुछ समय के लिए फिर से चालू करने के आदेश दिए, जिसके बाद उस अस्पताल का जायजा लेने के लिए सरकार की तरफ से कुछ लोगों की टीम भी आती है, जो कि ये चेक करने के लिए आई थी कि कहीं वह अस्पताल जरूरत से ज्यादा जर्जर हालत में तो नहीं है, यानी कि वहां पर कोरोना के मरीजों को रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। लेकिन वहां से जाने के बाद उन लोगों ने इस चीज की परमिशन दे दी कि जितना जल्दी हो सके इस अस्पताल की सफाई करवाकर इसको चालू करवाया जाए। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। लगभग 5 से 7 दिन के बाद वो अस्पताल पूरी तरह से साफ होकर तैयार हो जाता है और उसका जो पुराना बंद पड़ा हुआ बाकी का हिस्सा था उसकी भी सफाई करके उसको भी कोरोना के मरीजों के लिए चालू कर दिया जाता है। लेकिन उस अस्पताल को फिर से चालू करने से पहले शायद किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि वह अस्पताल किस वजह से बंद हुआ था, या फिर उस अस्पताल के बंद होने के पीछे की वजह क्या थी। और अगर नया अस्पताल बनने की वजह से वो पुराना अस्पताल बंद कर दिया गया था, तो उसके बंद होने से पहले वहां पर कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई थी जो उसको दोबारा चालू करने पर किसी को नुकसान पहुंचा दे। अब सरकारी कामकाज में इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता है। और फिर उस वक्त तो हालात भी कुछ ऐसे ही थे कि किसी के पास भी इन चीजों के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस अस्पताल को चालू करवाने के बाद मेरे साथ वहां पर एक ऐसी घटना होगी जिसके होने के बाद मुझे अस्पताल के नाम से भी डर लगने लगेगा। उस घटना के होने के बाद मुझे कई दिन उस डरावने हादसे के सदमे से बाहर आने में लगे। दरअसल उस अस्पताल को चालू करते ही मुझे भी इस चीज के आदेश आ जाते हैं कि आपको उसी जगह पर अपनी ड्यूटी करनी है। यानी कि उस पुराने अस्पताल में मेरी भी ड्यूटी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से जिस दिन मुझे यह आदेश प्राप्त हुआ था उसके अगले दिन ही मुझे अपनी ड्यूटी उस अस्पताल में करनी थी। लेकिन जब मुझे वह आदेश प्राप्त हुआ तो उस आदेश को पढ़कर मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे रात की ड्यूटी करने के आदेश मिले थे। इस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि यार, अब रात के वक्त इन मरीजों को कौन देखेगा, क्योंकि एक तो मैं पहले से ही काफी लंबे समय से दिन के वक्त पूरा दिन ड्यूटी कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और शाम होते होते तो हालत ऐसी हो जाती थी कि खुद के पैरों पर खड़ा भी नहीं रहा जाता था। लेकिन अब मैं इस चीज से बिल्कुल अनजान था कि उस जगह पर ड्यूटी करने के दौरान मेरे साथ एक ऐसी घटना होगी जो कि मेरी रूह तक कपा देगी। दरअसल जिस दिन रात के वक्त से मुझे अपनी ड्यूटी पर जाने के आदेश मिले थे, मैं उस रात मेरे तय समय पर उस अस्पताल में पहुंच जाता हूं। जब मैं वहां पर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि वो पूरा का पूरा अस्पताल खाली पड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं उसे अस्पताल में घूम घूम कर यह देख रहा था कि कहीं कोई मरीज तो नहीं है, तो मुझे उस अस्पताल में कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके साथ ही वो अस्पताल बहुत पुराना था, जिसकी वजह से रात के वक्त वो काफी ज्यादा डरावना भी लग रहा था। अभी मैं उस अस्पताल में इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी मुझे बाहर की तरफ से किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। तो मैं अपने तेज कदमों के साथ चलता हुआ बाहर की तरफ जाता हूँ।
और जब मैं बाहर जाकर देखता हूं तो मुझे उस गाड़ी से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरकर आता हुआ दिखाई देता है, जिससे बातचीत करने पर मुझे पता चला कि वो एक डॉक्टर हैं और उसकी भी इसी अस्पताल में नाइट ड्यूटी लगाई गई है। जब उसने मेरा नाम पूछा तो मैं उसे बताता हूं कि हाँ, मैं ही राकेश हूं। तो वो मुझे बताता है कि नाइट ड्यूटी में सिर्फ हम 2 ही लोगों की ड्यूटी लगी है। लेकिन हम लोगों के लिए ताज्जुब की बात यह थी कि उस अस्पताल में किसी भी मरीज को नहीं लाया गया था। यानी कि हमारी ड्यूटी तो वहां पर लगा दी गई थी, लेकिन किसी भी मरीज को उस जगह पर शिफ्ट नहीं किया गया था। इस चीज को देखकर हम लोगों ने सोचा कि शायद कल से मरीजों को यहां पर शिफ्ट किया जाएगा, और यही चीज सोचकर हम लोग कुछ देर के लिए वहीं पर बैठे बैठे बातें करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उस डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे पता चल जाता है कि वो एक नंबर का बेवड़ा है, यानी कि वो काफी ज्यादा शराब पीता है, और मेरे से बात करते करते ही उसने वहीं पर शराब पीना शुरू कर दिया था। उसने मुझसे कहा कि अब पूरी रात बैठे बैठे क्या करेंगे, कोई मरीज तो है नहीं। उसने तो मुझे भी शराब ऑफर की थी, लेकिन मैंने पीने से मना कर दिया, क्योंकि मैं शुरू से ही इन सब चीजों से काफी ज्यादा दूर रहता हूं। अब कुछ देर तक लगातार शराब पीकर वो तो वहीं की वहीं टल्ली होकर सो गया था, लेकिन अब उस खंडहर से और काफी ज्यादा डरावने दिख रहे अस्पताल में मुझे एक पल के लिए भी नींद आने का नाम नहीं ले रही थी, और मैं बार बार अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस अस्पताल की तरफ ही देख रहा था। उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऐसी चीज है जो मुझे अंदर की तरफ बुला रही है। वो ये चाहती है कि मैं अंदर की तरफ जाऊं। पता नहीं उस वक्त मेरे मन में इस तरह का ये अजीब सा ख्याल क्यों आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरे मन में उस अस्पताल के अंदर जाकर देखने की इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि मैं उस जगह से उठकर उस अस्पताल में अंदर की तरफ चल पड़ता हूं। अब मैं जैसे जैसे उस खंडहर और जर्जर पुराने अस्पताल में अंदर की तरफ जा रहा था, तो रात के वक्त चलते हुए मेरे ही कदमों की टक टक की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। अब मैं उस अस्पताल में काफी ज्यादा अंदर की तरफ आ गया था। दिखने में भले ही वो अस्पताल काफी ज्यादा पुराना और डरावना था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा अस्पताल था। शायद वो अपने जमाने का उस इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल रहा होगा, क्योंकि जब मैं अंदर की तरफ जाकर ये सारी चीजें देख रहा था तो मुझे मालूम पड़ता है कि उस वक्त उस अस्पताल में जरूरत की सारी चीजें थीं। यानी कि छोटी से छोटी चीज की जांच से लेकर ऑपरेशन रूम भी उस अस्पताल में बना हुआ था। उस चीज को देखकर मुझे यह यकीन हो गया था कि शायद उस वक्त इस अस्पताल में ऑपरेशन भी किया जाता था। मुझे इन सब चीजों का इसलिए पता चल सका क्योंकि जब मैं उस अस्पताल में अंदर की तरफ घूम रहा था तो उसमें बने हुए अलग अलग कमरों पर अलग अलग चीजों के नाम लिखे हुए थे, जो कि अब तक काफी ज्यादा धूल और मिट्टी की वजह से धुंधले हो चुके थे। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ठीक तरीके से उनको पढ़ पा रहा था, जिन पर की अलग अलग चीजों के नाम लिखे हुए थे, जैसे कि इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड नंबर और भी बहुत सी चीजें लिखी हुई थी। अभी मैं अंदर की तरफ घूम ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरे ही अगल बगल में उस अस्पताल में मेरे अलावा भी और कोई मौजूद है। एक पल के लिए तो मैं सोचता हूं कि शायद मेरे साथ जो डॉक्टर था वही होगा, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि वो तो दारू पीकर पूरी तरीके से टल्ली होकर काफी देर पहले ही सो चुका है, और उसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो कुछ ही देर बाद उठकर अंदर आ जाएगा। दरअसल जब मैं उस अस्पताल के एक कॉरिडोर में खड़ा हुआ था तो जिस तरफ मैं मुंह करके खड़ा हुआ था उसके बिल्कुल पीछे की तरफ से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा है। जब मैं उस चीज को देखने के लिए पलटता हूं तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस तरफ से मुझे किसी के चलने की कदमों की आवाज आ रही थी। तो मैं भी उसी तरफ जाकर ये देखने की कोशिश करता हूं कि वहां पर कौन है, लेकिन जब मैं उस तरफ जाता हूं तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन उस कॉरिडोर के अंदर जो सबसे लास्ट वाला कमरा था, मुझे उस कमरे में कुछ अजीब सा होता हुआ दिखाई देता है। जब मैं उस चीज को देखने के लिए उस कॉरिडोर की तरफ आया था तो अचानक से मेरी नजर उस लास्ट वाले कमरे की तरफ जाती है, और जब मैं उस तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस कमरे की लाइट बार बार झपझप कर रही है। इसके साथ ही जब वो लाइट झपझप कर रही थी तो कुछ पल के लिए जब वो लाइट जलती थी तो मुझे उस कमरे के दरवाजे के आर पार कोई इंसान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भला एक इंसान को किसी दरवाजे के आर पार कैसे दिखाई दे सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस कमरे के दरवाजे की मैं बात कर रहा हूं
उस कमरे में वो दरवाजा शीशे का लगा हुआ था, यानी कि जैसे ही लाइट बंद होती थी और अंधेरा होता था तो उस अंधेरे में ही उस शीशे के अंदर से मुझे एक सफेद सफेद सा साया नजर आता था। लेकिन जैसे ही लाइट जलती थी तो मुझे वो कमरा पूरा का पूरा खाली दिखाई दे रहा था। इस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप लोग तो यह चीज जानते ही होंगे कि साइंस और मेडिकल के स्टूडेंट भूत वगैरह पर और इन सब चीजों पर विश्वास भी नहीं करते हैं। लेकिन अब मेरे साथ आगे चलकर जो कुछ भी होने वाला था, उसके होने के बाद में और आज तक भी मैं इन सब चीजों पर काफी ज्यादा विश्वास करने लगा हूं, क्योंकि उस दिन मेरे साथ उस कमरे के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जो कि मेरे लिए बिल्कुल मेरी सोच से भी परे था। दरअसल जब मुझे वो चीज बार बार उस कमरे के अंदर उस तरीके से होती हुई दिखाई देती है तो मैं सोचता हूं कि मैं उस कमरे का जाकर बल्ब ही बंद कर दूं, क्योंकि अगर वो लाइट बार बार इसी तरीके से झपझप करती रही तो शायद जल्दी ही वो बल्ब खराब हो जाएगा। अब यही चीज सोचकर मैं उस अस्पताल में अंदर की तरफ उस कमरे की ओर बढ़ने लगता हूं। लेकिन जब मैं उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता हूं तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जैसे जैसे मैं उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो अब उस कमरे की लाइट धीरे धीरे काफी तेज तेज झपझप करने लगी थी। उस लाइट को इस तरीके से अचानक से मेरे उसकी तरफ जाते ही तेज तेज झपझप करता हुआ देखकर मैं अचानक से एक जगह पर रुक जाता हूं, और जैसे ही मैं उस जगह पर रुकता हूं तो वो लाइट भी झपझप करना बंद कर देती है। यानी कि अब वो उतना तेज झपझपा नहीं रही थी जितना कि पहले कर रही थी। लेकिन फिर से जब मैं उस कमरे की तरफ जाता हूं तो वो लाइट फिर से उसी तरीके से करने लगती है। अब उस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो मैं जैसे ही इसकी तरफ जाने की कोशिश करता हूं तो ये लाइट इतनी तेज तेज झपझप करने लगती है। लेकिन जैसे ही मैं अपने कदमों को रोकता हूं तो ये फिर से बंद हो जाती है। इसके साथ ही जब वो लाइट तेज तेज झपझप करती थी तो अब मुझे उस कमरे में उस शीशे के दरवाजे के पीछे की तरफ खड़ा हुआ वह साया थोड़ा साफ साफ दिखाई देने लगा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई इंसान ही हो, लेकिन उस वक्त मुझे उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। यानी कि उस वक्त उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था, बल्कि वो जो कोई भी उस कमरे के अंदर खड़ा हुआ था उसने पीछे दीवार की तरफ अपना मुंह कर रखा था। लेकिन जैसे ही वो लाइट नॉर्मल होती थी तो फिर से मुझे उस शीशे के अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और जैसे ही वो लाइट तेज तेज वैसे ही करने लगती थी तो फिर से वो साया मुझे दिखाई देने लगता था। उस चीज को देखकर मैं उस वक्त सोचता हूं कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत करके अपने कदमों को फिर से उस दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं उस कमरे की तरफ जाकर अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। पर उस वक्त मैं इस चीज से बिल्कुल अनजान था कि उस कमरे के अंदर एक ऐसी चीज मेरा इंतजार कर रही है जो कि शायद पिछले काफी लंबे समय से उस कमरे में किसी के आने का इंतजार कर रही थी, और आज मैं उस कमरे के अंदर जाने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर जाता हूं तो मेरे साथ वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में मैंने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल जैसे जैसे मैं उस कमरे के अंदर की तरफ जाने के लिए उसके काफी ज्यादा करीब आ गया था तो अब वो लाइट बहुत तेज स्पीड में झपझप कर रही थी। आप ये समझ लीजिए कि अब वो पूरी तरीके से जैसे कोई वाइब्रेट होता है उसी तरीके से हो रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि आप उस पल को अपने दिमाग में काफी अच्छी तरीके से इमेजिन कर पा रहे होंगे कि वो कैसा माहौल रहा होगा, और मैं भी अपने शब्दों के द्वारा पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग उस चीज को अच्छी तरीके से महसूस कर पाओ। अब जैसे ही मैं उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता हूं तो उस दरवाजे को खोलने के लिए जब मैं हाथ लगाता हूं तब तक भी मैं इस चीज से बिल्कुल अनजान था कि दरवाजे को खोलते ही मेरे साथ क्या होने वाला है। और इस दरवाजे के अंदर एक ऐसी चीज है जिसको मुझे नहीं देखना चाहिए था, या फिर उसका और मेरा आमना सामना नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं उस चीज से बिल्कुल अनजान था, और इसी वजह से जैसे ही मैं उस दरवाजे को खोलता हूं तो दरवाजे को खोलते ही मुझे बिल्कुल उसके सामने ही एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसको देखकर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई औरत है या फिर मर्द है, पर उसके कपड़ों से तो यही लग रहा था कि शायद ये कोई औरत ही है। लेकिन उसकी जो कद काठी थी वो किसी मर्द की तरह थी। यानी कि जब मैं उस दरवाजे को खोलता हूं तो दरवाजा खोलते ही मुझे दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई वो औरत दिखाई देती है।
उस वक्त मेरी तरफ उसकी पीठ थी। पर जब मैं उसकी तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उसने मर्दों की तरह तो अपने पैरों में जूतियां पहन रखी हैं और इसके साथ ही उसने एक घाघरा पहन रखा है जो कि काफी ज्यादा ऊंचा ऊंचा था। साथ ही उसने अपने सिर पर एक चुनरी ओढ़ रखी थी और पूरी बाजू का ब्लाउज पहन रखा था। लेकिन जब मेरी नजर उसके हाथों की तरफ जाती है तो मुझे दिखाई देता है कि उसका वह ब्लाउज जगह जगह से फटा हुआ है और जिस जगह से वो फटा हुआ है वहां से हल्का हल्का सा खून झलक रहा है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला और मुझे मेरे सामने वो औरत खड़ी हुई दिखाई दी तो उस दरवाजे को खोलते ही वह लाइट अब झपझप करना बंद कर देती है और वो पूरी तरीके से एक ही जगह पर जली रहती है। लेकिन जैसे ही मैं उस दरवाजे को खोलता हूं और अभी मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सब मैंने सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर ही अपने दिमाग में बिठा लिया था, क्योंकि उस 1 से 2 सेकंड के बाद ही वहां पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं 2 कदम उछलकर पीछे की तरफ जमीन पर आकर गिरा था। दरअसल जैसे ही मैं उस दरवाजे को खोलता हूं और सिर्फ एक ही पल के लिए मेरी नजर उस औरत के ऊपर पड़ती है, लेकिन जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ अपने एक कदम को रखता हूं तो वो औरत अचानक से पलटती है और पलटते ही इतनी जोर से चीखती है कि उसकी वो चीखने की आवाज इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उस सुनसान रात में उस खंडहर से पुराने अस्पताल में जब वो चीज अचानक से मेरे साथ हुई तो मैं इतना ज्यादा डर गया कि डर के मारे उछलकर 2 कदम पीछे गिर गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं उस औरत के सिर्फ चीखने की वजह से ही डर कर पीछे की तरफ उछलकर गिर गया? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पीछे गिरने की वजह सिर्फ उस औरत का चीखना नहीं था, बल्कि जैसे ही वो पीछे की तरफ पलटकर यानी कि मेरी तरफ पलटकर चीखती है तो उसके पलटने के साथ ही मुझे उसका चेहरा और उसके आगे का हुलिया दिखाई देता है, जो कि इतना ज्यादा डरावना था कि मैं आप लोगों को किस तरह से समझाऊं ये मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है। पर जैसे ही वो मेरी तरफ पलटी तो मुझे दिखाई देता है कि वो कद काठी में तो पूरी तरीके से किसी मर्द की तरह ही है, यानी कि उसके हाथ पांव, उसका सीना और उसका चेहरा भी बिल्कुल किसी आदमी की तरह ही काफी ज्यादा लंबा चौड़ा था। लेकिन थी वो एक औरत ही। पर जब वो मेरी तरफ पलटती हैं तो मुझे उसका वो डरावना चेहरा नजर आता है जो कि उस वक्त पूरी तरीके से सड़ चुका था और इसके साथ ही उसकी आंखें भी पूरी की पूरी सफेद थीं, जो कि उस खंडहर से अस्पताल में उस वक्त उसके उस डरावने रूप को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। इसके साथ ही जब मेरी तरफ पलटकर वो औरत चीखती है तो चीखते वक्त उसका वो चेहरा और उसके चेहरे के वो भाव इतने ज्यादा डरावने थे कि उसको देखते ही एक ही पल में मैं तो उछलकर पीछे की तरफ गिरता हूं। मेरे पीछे की तरफ गिरते ही पहले तो वो औरत चीख रही थी, लेकिन जैसे ही उसको मैं डर कर पीछे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देता हूं तो फिर वो मेरी तरफ देखकर अपनी गर्दन को अजीब तरीके से थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर करती है और फिर अपनी गर्दन को थोड़ा इधर उधर करते हुए मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती हैं। लेकिन उस वक्त उसकी आंखों को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ देख रही है या फिर उसकी नजर किधर है, क्योंकि उसकी आंखें पूरी की पूरी सफेद थीं। उस चीज को अचानक से मेरे सामने देखकर मैं सोचने लगता हूं कि आखिर आज मैं कैसी मुसीबत में फंस गया हूं। लेकिन उस वक्त तक मुझे यह अंदाजा हो गया था कि ये जो कोई भी है ये बहुत ही भयंकर है। शायद यही चीज मुझे बार बार अंदर की तरफ आने का एहसास करवा रही थी और मैं इसके जाल में फंसकर यहां पर आ गया। अब मुझे अपने आप पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने यहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जिस कमरे की मैं बात कर रहा था वो दरअसल एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था और इस चीज का पता मुझे तब चला जब मैं डर के मारे उछलकर नीचे जमीन पर गिरा और मेरी नजरें ऊपर की तरफ हुईं। तो जैसे ही मेरी नजरें ऊपर की तरफ हुईं तब मुझे उस कमरे के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है कि ऑपरेशन थिएटर। उस वक्त वो डरावनी औरत भी उसी कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से वो मेरे एक पैर को पकड़ती है और मुझे घसीटते हुए उस कमरे के अंदर ले जाती है। कमरे के अंदर ले जाते ही उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है। अब ये चीज होते ही मैंने तो सोच लिया था कि आज तो मैं गया। अंदर ले जाने के बाद वो मुझे उस ऑपरेशन थिएटर का जो पुराना बेड था उसके ऊपर ले जाकर पटक देती हैं
और उस बेड पर पटकने के बाद मेरे ऊपर चढ़कर मेरे सीने पर बैठ जाती हैं। उस वक्त उसके हाथों के इतने लंबे लंबे नाखून थे कि जितनी लंबी लंबी उसकी उंगलियां थीं, उससे भी कई ज्यादा लंबे तो उसके नाखून हो रहे थे। इसके साथ ही उसका वो सड़ा और गला हुआ सा चेहरा अब मुझे और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके अंदर से इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। ठीक उसी तरीके से उस औरत के अंदर से काफी ज्यादा असहनीय बदबू आ रही थी। लेकिन मेरे ऊपर बैठते ही वो अपने दोनों हाथों से पहले तो मेरे दोनों कानों को मसलने लगती हैं और फिर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती हैं। लेकिन उस वक्त मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि ये देख किस तरफ रही हैं, क्योंकि उसकी आंखें तो पूरी तरीके से सफेद थीं, जिसकी वजह से मैं इस चीज का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था कि इसकी नजरें किस तरफ हैं। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वो पहली बार अपने मुंह से कुछ बोलती हैं, और जब वो बोलती हैं तो मुझे पहली बार उसकी आवाज सुनाई देती है। जब पहली बार मैं उसकी आवाज सुनता हूं तो उसकी आवाज बिल्कुल मर्दों की तरह थी, यानी कि दिखने में तो वो एक औरत थी, लेकिन उसकी आवाज औरतों की तरह नहीं थी। उसने मेरे कानों को मसलते हुए मुझसे कहा कि आखिर आ ही गया तू। मैं कितने सालों से तेरे आने का इंतजार कर रही थी। मैं कब से इस चीज के लिए तड़प रही थी कि कब कोई आकर इस कमरे का दरवाजा खोले और मैं उससे अपनी मौत का बदला ले सकूं। तुम लोगों ने मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं की। आखिर उस दिन मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? लेकिन तुमने थोड़े से पैसों के लालच के चक्कर में मुझे मार डाला। जब वो मुझे इस तरह की बातें कह रही थी तो एक तो मुझे उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो किस बारे में बात कर रही हैं, और उसकी इन बातों को सुनकर मुझे एक चीज का तो पता चल चुका था कि ये कोई जिंदा औरत नहीं है। पता तो मुझे पहले ही चल चुका था जब उसने पहली बार मेरे ऊपर इस तरीके से हमला किया था। तो उसके उस हुलिये को देखकर ही मैं समझ गया था कि ये कोई प्रेत आत्मा ही है। लेकिन जब उसने मुझे ये कहा कि तुम लोगों ने मुझे मार डाला था, तब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज सच में मैं इस आत्मा के जाल में फंस गया हूं, और ये कोई चुड़ैल या फिर डायन ही है जो शायद पिछले काफी लंबे समय से इस अस्पताल में भटक रही हैं। लेकिन जब वो बोल रही थी तो बोलते वक्त उसके मुंह के अंदर से इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि उस वक्त मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। तभी वो मुझसे कहती हैं कि आज मैं तुझे मारकर तेरी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए ही इस अस्पताल के इस कमरे में मेरे साथ दफन कर दूंगी, क्योंकि मैं भी पिछले काफी लंबे समय से इस अस्पताल के इस कमरे में अकेली ही भटक रही हूं और मुझे मेरे साथ कोई तो चाहिए। इसीलिए आज मैं तुझे मारकर तेरी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर लूंगी। अब जिस वक्त उस कमरे में वो चुड़ैल उस तरीके से मेरे ऊपर बैठकर मुझे वो सब बातें कह रही थी, तो उस वक्त मेरे पूरे शरीर पर सिर्फ पसीना ही पसीना आ रखा था। साथ ही उस वक्त मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मेरा पूरा शरीर अपने आप ही कंपन कर रहा था, और उस वक्त मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस मुसीबत से बाहर कैसे निकालूं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे ही उस औरत ने मेरे पैर को पकड़कर मुझे अंदर की तरफ खींचा था, और अंदर की तरफ खींचने के बाद जैसे ही उसने दरवाजे को बंद किया, तो दरवाजे को बंद करते ही उस कमरे की लाइट अचानक से पूरी बंद हो गई थी, और उस कमरे में सिर्फ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। अगर उस कमरे में कोई थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी तो वो उस कमरे की जाली से बाहर के कॉरिडोर की जली हुई लाइट की ही रोशनी आ रही थी, और उस थोड़ी बहुत लाइट की रोशनी में मुझे उस डरावनी चुड़ैल का वो विकराल रूप दिखाई दे रहा था। तभी मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगता हूं और भगवान से प्रार्थना करने लगता हूं कि हे भगवान, किसी भी तरह मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। उस वक्त मैं मन ही मन हनुमान जी को याद कर रहा था, और हनुमान जी को याद करते करते ही जब मैं मेरे मन ही मन में हनुमान चालीसा की लाइनों को याद करने लगता हूं, पर उस वक्त मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं मेरे मन में वो हनुमान चालीसा की लाइनें बोल रहा था, तो उसके साथ साथ ही मेरे होंठ भी हिल रहे थे। पर जैसे ही मैं मेरे होठों से हनुमान चालीसा के शब्दों को बोलने लगा, तो हनुमान चालीसा बोलना शुरू करते ही वो चुड़ैल अजीब तरीके से हिलने लगती है। यानी कि अब तक तो उसके डर से मैं हिल रहा था, लेकिन अब वो अजीब तरीके से वाइब्रेट होने लगी थी। और उस वक्त हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही अचानक से पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता है,
कि उस बेड के बगल में ही एक टोकरी में उस ऑपरेशन थिएटर के कुछ पुराने औजार रखे हुए थे। तो जब वो चुड़ैल मेरे सीने के ऊपर बैठी हुई थी तो अचानक से मेरा एक हाथ टोकरी की तरफ जाता है और उस टोकरी में एक चाकू की तरह ही कुछ बड़ा सा औजार रखा हुआ था, जो कि शायद किसी जमाने में उस ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के काम आता होगा। अब उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, यानी कि ना ही मैं अपने हाथ को उस तरफ लेकर जा रहा था और ना ही मैंने उस औजार को अपने हाथ में अपनी मर्जी से उठाया था, बल्कि वो सब कुछ उस वक्त शायद अपने आप ही हो रहा था। अब जैसे ही मैंने उस औजार को अपने हाथ में उठाकर उस चुड़ैल की तरफ किया तो वो चुड़ैल अचानक से मेरे ऊपर से उछलकर नीचे फर्श पर गिर जाती है और वो किसी बच्चे की तरह उस औजार से डरने लगती है। वो अपने दोनों हाथों को अजीब तरीके से अपने आप को बचाने के लिए करने लगती है। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई और ही एनर्जी आ गई हो। अब मैं बार बार उस चुड़ैल को अपने हाथ में वो औजार दिखाते हुए उसकी तरफ वार कर रहा था और मेरे मुंह से लगातार हनुमान चालीसा की लाइनें चल रही थीं। अब वो चुड़ैल खिसकते खिसकते एक कोने में चली गई थी और उसके बाद मैं उसको वो औजार दिखाते दिखाते ही उस कमरे के दरवाजे के पास आता हूँ। दरवाजे के पास आकर मैं उस दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ और बाहर निकलते वक्त भी मैं एक दो बार उस चुड़ैल को अपने हाथ से वो हथियार दिखाता हूँ, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर कर एक ही कोने में दुबक कर बैठ गई थी। और उस दरवाजे के बाहर निकलते ही मैं उस दरवाजे को बाहर की तरफ से कुंडी लगा देता हूँ और फिर उस कमरे के बाहर निकलते ही पता नहीं अचानक से मुझे एक झटका सा लगता है और मैं फिर से नॉर्मल हो जाता हूँ। लेकिन नॉर्मल होते ही मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि आज ये औजार ही मेरी जान बचा सकता है। इसी वजह से मैं अपने होश में आते ही मुझसे जितना तेज हो सकता था उस कॉरिडोर से होकर बाहर की तरफ भागने लगता हूँ। लेकिन जब मैं बाहर की तरफ भाग रहा था तो उस कमरे से बहुत तेज तेज चुड़ैल के चीखने की आवाज आ रही थी और वो उस दरवाजे को इतनी जोर से हिला रही थी कि उस दरवाजे की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चुड़ैल उस दरवाजे को तोड़कर मेरे पीछे दौड़ती हुई आएगी और फिर से मेरे पैर को पकड़कर मुझे फिर से घसीटते हुए उस कमरे के अंदर ले जाएगी। लेकिन उस दिन मुझसे जितना तेज हो सकता था मैं उतनी तेज भागता हूँ और जब मैं बाहर आता हूँ तो उस वक्त तक वो डॉक्टर वहीं पर उस कुर्सी पर शराब के नशे में बेहोश पड़ा हुआ था। मैं सोचता हूँ कि इस बेवड़े को जब तक जगाकर मैं इसको कुछ बताने की कोशिश करूंगा, हो सकता है तब तक वो चुड़ैल उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर आ जाए। इसी वजह से मैं उस अस्पताल से बाहर की तरफ भाग जाता हूँ। वो अस्पताल था भी कुछ ऐसी जगह पर कि वहां पर कुछ ज्यादा रिहायशी इलाका नहीं था और उस वक्त जब मैं उस अस्पताल के गेट से बाहर निकलकर एक पल के लिए पलटकर उस खंडहर से अस्पताल की तरफ देखता हूँ तो देखने में ही वो अस्पताल काफी ज्यादा भूतिया लग रहा था। फिर मैं उस औजार को अपने हाथ में लेकर ही बाहर सड़क की तरफ दौड़ने लगता हूँ। मैं इस चीज के इंतजार में था कि कहीं मुझे कोई थोड़े बहुत लोग दिखे। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह के वक्त मैं उस अस्पताल के बाहर की तरफ आकर देखता हूँ तो मुझे उस अस्पताल के बगल में ही थोड़ी बहुत चहल पहल भी दिखाई देती है और उसके थोड़ी ही दूर एक चाय की दुकान भी दिखाई देती है, जो कि उस रात तो शायद बंद थी। जब मैं उस चाय वाले को जाकर पूरी घटना बताता हूँ तो वो चाय वाला मुझे बताता है कि वो तो शायद भगवान का ही आपके ऊपर हाथ था जो कल रात आप वहां से बचकर आ गए। फिर वो जो चाय वाला मुझे कहानी बताता है उसको सुनकर मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई थी और मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत से कल रात को बचकर आया हूं। दरअसल उसने मुझे बताया कि जब यह अस्पताल यहाँ पर चालू था तब मेरे पिताजी इस जगह पर चाय की दुकान लगाया करते थे, लेकिन अब तो मेरे पिताजी गुजर गए, इसी वजह से मैं ही चाय की दुकान लगाता हूँ। लेकिन उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि इस अस्पताल में एक किन्नर का किसी चीज का ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन के दौरान उस किन्नर की इसी अस्पताल में उस ऑपरेशन थिएटर में मौत हो गई थी। उसके बाद से ही इस अस्पताल में कुछ अजीब अजीब तरह की घटनाएं होना शुरू हो गई थीं और अस्पताल में मरीजों को भी उस किन्नर की आत्मा कई बार दिखाई देने लगी थी। फिर थोड़े ही दिनों बाद अस्पताल के दूसरी जगह पर बनने के ऑर्डर पास हो गए और फिर ये अस्पताल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तभी से उस किन्नर की आत्मा इस अस्पताल के उस ऑपरेशन थिएटर वाले कमरे में भटकती है। रात के वक्त भी जब कोई आदमी इस अस्पताल के बगल से गुजरता है
तो उसको भी किसी के चिल्लाने की आवाज इस अस्पताल के अंदर से सुनाई देती है। इसी वजह से रात के वक्त लोग इस रास्ते से होकर